कहते हैं जब एक औरत बदला लेने पर आती है तो वो एक ताकतवर आदमी से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। आपको एक कहानी थोड़ी फिल्म में ज़रूर लग सकती है क्योंकि इस कहानी में इमोशंस हैं, एक्शंस हैं और सबसे बड़ी बात दिलेरी है। एक ऐसी औरत की जो मुंबई अंडरवर्ल्ड के सबसे ताकतवर डॉन दाऊद इब्राहिम को मौत के घाट से लाने ही वाली थी। ये कहानी मुंबई अंडरवर्ल्ड के काले इतिहास में दर्ज है। एक दिन एक फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर उतरती है। ये फ्लाइट दुबई से आ रही थी। इस फ्लाइट से एक जोड़ा उतरता है, अशरफा खान और महमूद पठान उर्फ महमूद कालिया। महमूद कालिया को मुंबई पुलिस का एक इंस्पेक्टर इमैनुअल अमोलिक साइड में ले जाता है। महमूद कालिया और सब इंस्पेक्टर इमैनुअल अमोलिक के बीच कुछ देर तक बातचीत चलती है। उसके बाद गोलियों की आवाज आती है। पुलिस रिपोर्ट बनती है कि महमूद कालिया ने सब इंस्पेक्टर इमैनुअल पर फायर करने की कोशिश की और इंस्पेक्टर इमैनुअल ने बचाव में महमूद कालिया को मार दिया। उस दिन एक एनकाउंटर जरूर हुआ था, लेकिन ये एनकाउंटर उस दौर के काफी सारे एनकाउंटर में से एक था। मुंबई अंडरवर्ल्ड में कई सारे एनकाउंटर उस दौर में होते थे। कुछ तो हेडलाइंस बनते थे और कुछ अखबारों की छोटी मोटी लाइंस में कहीं खो जाते थे। लेकिन इस एनकाउंटर में मरने वाला महमूद कालिया कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि वो अपने बॉस के स्मगलिंग के धंधे को संभालता था और उसके मोटे पैसों को भी इधर से उधर करता था। इतना ही नहीं, एक वक्त पर ये महमूद कालिया अपने बॉस का बहुत खास आदमी था। जानते हैं उसका बॉस कौन था? मुंबई के सहार हवाई अड्डे के बाहर मारे गए महमूद कालिया का बॉस था इंटरनेशनल गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम कास्को। लेकिन ये कहानी महमूद कालिया या दाऊद इब्राहिम की नहीं, बल्कि उस औरत की है जो महमूद कालिया से बेहद प्यार करती थी, उसकी पत्नी अशरफा खान, जिसको ये भी नहीं पता था कि उसका पति आखिर करता क्या है। ये कहानी उस औरत की है जो एक बेहद घरेलू और बुर्का पहनने वाली औरत थी, लेकिन जब उसको पता चला कि उसके पति के एनकाउंटर के पीछे दाऊद इब्राहिम है तो उसने दाऊद इब्राहिम को मारने का प्लान बनाया। उसने एक डॉन की तरह हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली, एक कमांडो की तरह मुश्किल से मुश्किल ट्रेनिंग लेकर अपने शरीर को मजबूत बनाया। उसने अपनी पुरानी पहचान छोड़ी, पहनावा छोड़ा, यहाँ तक कि नाम भी छोड़ा। बेहद मुश्किल ट्रेनिंग लेकर, दाऊद इब्राहिम को ख़त्म करने का जुनून लेकर, अपने दिल में बदले की आग लेकर अशरफा खान बन गई सपना दीदी। ये कहानी उसी की है। कालिया, जिसका असली नाम महमूद पठान था, अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम की गैंग ज्वाइन करता है। दाऊद की टी कंपनी में अच्छा काम करने की वजह से धीरे धीरे वो दाऊद इब्राहिम की नज़रों में आता है और एक वक्त में उसके अंडरवर्ल्ड के धंधे के काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो समाने लगता है। गैंग में पहले से ही कई सारे महमूद थे। एक महमूद था जिसका कद काफ़ी लंबा था, उसका गैंग में नाम महमूद लंबू रख दिया गया। एक महमूद काफ़ी चुगली करता था, उसका नाम महमूद चुगली पड़ गया। और महमूद पठान रंग में थोड़ा सांवला था, इसलिए उसका नाम पड़ गया महमूद कालिया। वैसे तो दाऊद इब्राहिम का ख़ास था, लेकिन एक वक्त पर कुछ चीज़ों को लेकर उसके और दाऊद के बीच में कुछ दूरी बढ़ने लगी थी। महमूद कालिया का मुंबई में एनकाउंटर होने से पहले वो दुबई में था। वहाँ पर उसको किसी वजह से कुछ वक्त की जेल हुई थी और दुबई के कानून के मुताबिक जेल काटने वाले आदमी को वापस उसके देश भेज दिया जाता है। और महमूद कालिया दुबई से मुंबई की फ़्लाइट में बैठ गया। दुबई से जब वो मुंबई के सहार हवाई अड्डे पर लैंड हुआ, तभी एक सब इंस्पेक्टर ने उसे साइड में बुलाया। ये इंस्पेक्टर था इमैनुअल अमोलिक।
इन दोनों की थोड़ी देर बातचीत चलती है, लेकिन तभी वहां पर थोड़ी देर बाद गोलियों की आवाज आती है। दिन दहाड़े मुंबई के एयरपोर्ट के पास उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। दाऊद इब्राहिम के खास होने की वजह से महमूद कालिया के पास ठीक ठाक पैसा था और उसी ऐशो आराम की ज़िंदगी में अशरफा खान भी कंफर्टेबल ज़िंदगी जीने की आदी हो गई थी। उसको ये तक नहीं पता था कि उसका पति आखिर करता क्या है। वो एकदम ट्रेडिशनल और घरेलू औरत थी। महमूद कालिया के एनकाउंटर के बाद अशरफा खान को समझ नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या है। उसके पति की मौत की वजह जो भी रही हो, लेकिन उसकी ज़िंदगी जीने की अब एक वजह बन गई थी अपने पति के कातिल को मौत की नींद सुलाना। अशरफा खान अब ठान लेती है कि वो अपने पति का बदला लेने के लिए कुछ भी करेगी। अशरफा खान बुर्का पहनकर अपने पति के एक दोस्त से मिलती है जिसका नाम था हुसैन उस्तरा। उसे हुसैन उस्तारा भी बोलते थे। अशरफा खान उसको बताती है कि कैसे उसके पति महमूद कालिया का एनकाउंटर हो गया। हुसैन उस्तारा को भी अफसोस होता है, वो भी महमूद कालिया को अपना दोस्त मानता था। अब यहाँ से इस कहानी में एक नया मोड़ आता है जो पूरी आपको किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं लगेगी। हुसैन उस्तारा अपने घर की पार्किंग में एक जिम बनाता है, एक फायरिंग रेंज बनाता है, बाकायदा लेडी ट्रेनर रखता है और अशरफा खान की उसमें एक ज़बरदस्त ट्रेनिंग होती है। गोली चलाना, सेल्फ डिफेंस, भागना, दौड़ना, मार्शल आर्ट, जंप करना, बिल्डिंग पर चढ़ना, कूदना और हैंड ग्रेनेड चलाने से लेकर तरह तरह की ट्रेनिंग हुसैन उस्तरा उसको देता है। एक पूरी कमांडो ट्रेनिंग का सेटअप करता है। एक आम घरेलू लड़की जिसको इस दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं था, अब वो गोलियां चलाना जानती थी, बम चलाना जानती थी और ये सब करने के लिए उसे अपना पुराना पहनावा बुर्का छोड़कर सूट सलवार में आना पड़ा और बाद में जीन्स पैंट में आना पड़ा। अशरफा खान को हुसैन उस्तारा और गैंग के दूसरे लड़के दीदी दीदी कहकर बुलाते थे। दूसरी बात, अशरफा खान का ज़िंदगी में बस एक ही सपना था, दाऊद इब्राहिम को मारना। इसीलिए एक सीधी सादी बुर्के वाली हाउसवाइफ बाइक और हथियार चलाने वाली बन गई और इसी दाऊद इब्राहिम को मारने का सपना लिए अशरफा खान बन गई सपना दीदी। हुसैन उस्तारा की भी एक कहानी है। हुसैन उस्तारा भी दाऊद के लिए काम करता था। एक बार उसने एक आदमी को इस तरह से उस तरह मारा कि उसका इलाज करने वाले डॉक्टर भी अचंभे में रह गए थे। इस तरह ब्लेड नॉर्मली डॉक्टर सर्जरी के दौरान चलाते हैं। हुसैन उस्तरा ने एक आदमी को गले से लेकर पेट तक बिल्कुल एक सीधा कट मारा था। इस तरह का कट कोई बहुत ही एक्सपर्ट इंसान ही मार सकता था और तब से हुसैन नाम हुसैन उस्तरा के नाम से मशहूर हो गया। खैर, सपना दीदी मुंबई के एक टॉप लेवल के पुलिस अफसर से मिलती है और अपनी सारी कहानी बताती है। पुलिस अफसर को लगता है कि सपना के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और वो एक टीम अपॉइंट करते हैं। इंस्पेक्टर अमोलिक को जांच के बाद सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन बाद में वो अपना केस लड़के वापस आ जाता है। बाद में सपना दीदी को शक होता है कि उसके पति का खून दाऊद के कहने पर करवाया गया था और इसके बाद सपना दीदी दाऊद इब्राहिम को मारने की तैयारी करती है। पर सपना दीदी ने इंस्पेक्टर अमोलिक की भी नींदें हराम कर रखी थी। आपने दाऊद इब्राहिम और मंदाकिनी की ये तस्वीरें ज़रूर इंटरनेट पर देखी होंगी। एक ज़माने में शारजाह में इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हुआ करते थे और दबा के लाखों रुपए का सट्टा लगाया जाता था। सपना दीदी वहाँ अपने गैंग के लोगों को लेकर पहुँच जाती है। सपना दीदी का प्लान था कि वो मैच के दौरान दाऊद इब्राहिम को गोली मार देगी। वो पूरी जगह की रेकी करती है, प्लानिंग करती है कौन कहाँ बैठेगा। दाऊद वहाँ बैठेगा तो उस तरफ से अटैक होगा और अगर उनकी सोची हुई जगह पर दाऊद इब्राहिम नहीं बैठा तो उनका प्लान बी क्या होगा। सब प्लानिंग चलती है। वो उस जगह का बाकायदा नक्शा बनवाती है। आपके लिए भी जानना जरूरी है कि सपना दीदी शारजहां जाने से पहले दाऊद इब्राहिम के काफ़ी लोगों को मरवा चुकी थी, उसके कई धंधे बंद करवा चुकी थी। सपना दीदी पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया करती थी। वो गुमनाम इन्फॉर्मर बन के दाऊद के लोगों की टिप पुलिस को दिया करती थी। उसके माल आने जाने की इन्फॉर्मेशन भी सपना दीदी ने पुलिस को कई बार दी थी। सपना दीदी ने दाऊद के कट्टर दुश्मन अरुण गवली की गैंग भी ज्वाइन करने की कोशिश की थी। अरुण गवली क्योंकि हिंदू डॉन था, उसे सपना दीदी पर भरोसा नहीं हुआ और सपना दीदी अरुण गवली का गैंग ज्वाइन नहीं कर पाई। सपना दीदी एक बेहद खतरनाक प्लानर थी। एक तरफ दाऊद, दूसरी तरफ अरुण गवली और तीसरी तरफ पुलिस के इन्फॉर्मर।
सपना दीदी के कई रूप बन गए थे। पुलिस की खबरी होने के बाद सपना के छोटे बड़े कई दुश्मन बन गए थे। सपना दीदी एक पुलिस इंस्पेक्टर एन शेख से शादी कर लेती है। पुलिस वाले की पत्नी होने की वजह से सपना दीदी को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला। ये कहानी सपना दीदी के शारजहां जाने से पहले की है। अब वापस शारजहां चलते हैं, जहां सपना दीदी दाऊद इब्राहिम को मारने का प्लान बना रही है। सपना दीदी की प्लानिंग, उसके हौसले, उसके जज्बे का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो शारजाह के क्रिकेट स्टेडियम में एक बहुत ही बड़े डॉन को मारने का प्रोग्राम बना रही थी। लेकिन तभी किसी इन्फॉर्मर की वजह से ये बात दाऊद इब्राहिम के कानों तक पहुंच जाती है। इससे पहले भी दाऊद इब्राहिम का मुंबई में जो नुकसान हो रहा था उसे किसी तरह पता चल जाता है कि इसके पीछे भी सपना दीदी ही थी। लेकिन जब उसे पता चलता है कि दाऊद इब्राहिम को मारने के लिए सपना दीदी वहां तक पहुंच चुकी है, तो दाऊद इब्राहिम ने उसको सबक सिखाने का मन बनाया। इधर दाऊद इब्राहिम को सपना दीदी के प्लान के बारे में पता चलता है, दूसरी तरफ सपना दीदी को भी ये पता चलता है कि उसके प्लान के बारे में दाऊद इब्राहिम को पता चल गया है। सपना दीदी उस वक्त दाऊद को मारने का प्रोग्राम कैंसिल कर देती है और वापस अपने हिंदुस्तान आ जाती है। दाऊद के साथ साथ सपना दीदी उसके पति का एनकाउंटर करने वाले इंस्पेक्टर के खिलाफ भी अपनी लड़ाई जारी रखती है। खैर, खबरों के मुताबिक दाऊद इब्राहिम ने उसके बाद सपना दीदी को ठिकाने लगाने का मन बना लिया। उसने सोचा, जब एक औरत मुझे मारने के लिए हिंदुस्तान से यहाँ आ सकती है तो आगे चलकर काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है। कुछ वक्त बाद सपना दीदी को अपने ख़ास लोगों से पता चलता है कि सपना दीदी की सुपारी किसी एजाज पठान को दे दी जा चुकी है। सपना दीदी के लोगों को पता चलता है कि सपना दीदी पर अटैक होने वाला है और वो लोग सपना दीदी को बचाने की कोशिश करते हैं। ये बात फरवरी 1989 की है। सपना दीदी उस वक्त मुंबई के नागपाड़ा इलाके में थी। ये लोग सपना दीदी के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। वो लैंडलाइन का ज़माना था, लैंडलाइन पर फ़ोन मिलाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन सपना दीदी से किसी भी तरह से बात नहीं हो पाती। बाद में इनको पता चलता है कि सपना दीदी को काफ़ी बेरहमी से कुछ लोगों ने मार दिया है। ये काफ़ी खतरनाक तरह का अटैक था। सपना दीदी, जिसने दाऊद इब्राहिम समेत एनकाउंटर स्पेशलिस्ट से लड़ाई लड़ी अपने पति की खातिर, वो अब मौत की नींद सो चुकी थी। लेकिन सपना दीदी ने गजब की हिम्मत दिखाई। एजाज पठान, जिसको उसके दोस्तों ने सुपारी लेने को मना किया था लेकिन वो नहीं माना, उसके बाद एजाज पठान का 1993 में नाम आया। उसके बाद वो पाकिस्तान भाग गया, फिर दुबई भाग गया। उसके बाद उसको 10 साल की सज़ा हिंदुस्तान में हुई, लेकिन वो जेल में रहकर बीमार हो गया और एक दिन उसकी मौत हो गई। ये थी कहानी दाऊद इब्राहिम से टक्कर लेने वाली सपना दीदी की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी बाबा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते।